शादी के बाद से मेरी पत्नी ने बहुत ही अजीब किस्म की हरकतें शुरू कर दी थी। वह रोज़ खुद को एक कमरे में बंद कर लेती और फिर से कमरे में अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें आती थी। मुझे जानना था कि उस कमरे में कौन है। उस कमरे में जाने से पहले मेरी पत्नी के हाथ में एक चीज़ होती थी। वह एक बड़ा सा थाल था जिस पर उसने रुमाल डाला हुआ था। जाने इस थाल के अंदर क्या था, लेकिन वह कोई बहुत भारी चीज़ थी जिसे मेरी पत्नी ने बहुत मुश्किल से उठाया रखा था। वह आंखें बचाती छुपाती छुपाती उस कमरे में जा रही थी, लेकिन यह तो हमारे घर का एक ऐसा कमरा था जहां पर आज तक कोई नहीं जाता। यह कमरा मेरी माँ ने बनवाया था, क्योंकि मेरी माँ बहुत ही पूजा पाठ करने वाली औरत थी और वह कमरे में बैठकर पूजा किया करती थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरी माँ भी जब उस कमरे में जाती तो वह किसी और को अंदर जाने नहीं देती थी। उनको पूजा करते हुए आज तक किसी ने नहीं देखा था, लेकिन सब यह जानते थे कि वह वहाँ यही करती थी। एक बूढ़ी औरत ऐसे कमरे में जाएगी, जाहिर है वह क्या करेगी, पूजा ही करेगी। लेकिन मेरी पत्नी की हरकतें बहुत ही अजीब थी। उसकी और मेरी शादी को 1 हफ्ता हुआ था। उसका इस तरह से खुद को कमरे में कैद करना आखिर किस दायरे में आता था। उसे तो मेरे साथ वक्त गुजारना चाहिए था, पर आज मैं उसके पीछे पीछे था। वह कमरे में चली गई, लेकिन उसने दरवाज़ा लॉक कर लिया। पर थोड़ी देर बाद वह उस कमरे से बाहर आई और उसके हाथ में वह थाल बिल्कुल खाली था। वह थकी हुई सी लग रही थी। अपने कमरे में वापस चली गई। अब मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और मैंने उस कमरे का दरवाज़ा तोड़ दिया। लेकिन जब दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि वहाँ तो एक पल को तो मैं इतनी बुरी तरह चौंक गया कि मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि उस कमरे में 12 मर्द मौजूद थे। मेरा नाम अमित है। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। मेरी शादी मेरी मौसी ने करवाई थी, जो वैसे भी मुझसे उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन थी तो मेरी मौसी ही। बहरहाल मैं उनको उनके नाम से ही बुलाया करता था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए अपनी दोस्त की बेटी को देखा है। उन्होंने यह रिश्ता दूसरे शहर से देखा था। उनका कहना था कि लड़की का मायका दूर होगा तो बार बार जाने का भी दिक्कत नहीं होगा। तुम तो वैसे भी बड़े बिजी किस्म के इंसान हो, अपने काम काज में बिजी रहते हो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, मुझे ज़्यादा मसला नहीं था, लेकिन मेरा सबसे बड़ा मसला यह था कि मैं बड़ा ही रोमांटिक किस्म का आदमी था। मुझे लड़की ऐसी चाहिए थी जो बस मेरे साथ मेरी बनकर रहे। अब जब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था तो उसे और क्या करना था। ना तो कोई मेरी माँ थी, ना बहनें थी, ना भरा हुआ घर था कि वह कहेगी हटो जी, मुझे घर के काम करने दो, कोई देख लेगा, हम दोनों घर में अकेले होते हैं। और ऐसे में बस मैं यही चाहता था कि वह मेरे साथ ही बनी रहे, सिर्फ मेरी बात सुने, मेरे लिए खुद को सजाए, तैयार हो, मैं जैसे उसको बुलाऊं मेरे पास भाग कर आए और मुझे बहुत वक्त भी दे। बात ऐसी भी थी कि मैं बहुत सालों से अकेला रहा था, इसलिए अब मैं अकेला नहीं रहना चाहता था और मैं चाहता था कि बस मेरी एक पत्नी हो और जिसके साथ मैं सारा वक्त गुजार सकूं। एक पत्नी ही पुरुष के लिए सबसे बड़ी हमसफर और उसका सहारा हो सकती है। जो बात वह अपनी पत्नी से कर सकता है, जिस तरह से वह अपनी पत्नी के साथ रह सकता है, इस तरह का रिश्ता वह किसी और से नहीं बना सकता। यही वजह थी कि मैं हमेशा शादी करने के बारे में सोचता
था। मैंने कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था, उसके साथ कोई रिश्ता बनाने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसे रिश्ते ज़्यादा नहीं चलते और जो लड़की मुझसे दोस्ती कर लेती वह किसी और से भी दोस्ती कर सकती थी। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मुझे बहुत ही अच्छी और ऐसी लड़की से शादी करनी है जिसकी ज़िंदगी में कभी कोई मर्द ना आया हो। मुझे लड़की की तस्वीर दिखाई गई, लड़की भी अच्छी थी। मैं वैसे भी ऐसा नहीं था कि सोचता कि लड़की में यह सब होना चाहिए, बस मुझे एक औरत चाहिए थी जो मेरे मकान को घर बनाए। मैं बाहर खाना खाकर थक चुका था, मेरे घर में कोई भी नहीं था, घर भी खाली और बहुत बड़ा था, इसको संभालने के लिए भी किसी की ज़रूरत थी। मैंने अपनी मौसी से कह दिया कि मुझे यह लड़की पसंद है और आप मेरा इससे रिश्ता पक्का करवा दें। रिश्ता पक्का हो गया और लड़की शादी से पहले नौकरी भी करती थी, अच्छी पढ़ी लिखी थी। इसलिए मैंने सोचा कि कल को अगर वह चाहे तो मेरे साथ मिलकर नौकरी भी कर सकती है और हम दोनों मिलकर घर को सजा सकते हैं, क्योंकि मैं इस तरह की सोच रखने वाला इंसान था। अगर देखा जाए तो वह लड़की बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाली थी मेरे साथ, क्योंकि मैं चीज़ों को समझने वाला एक अच्छा आदमी था और वह लड़की भी मुझे अच्छी लग रही थी। मुझे पता था कि उसके साथ मेरी ज़िंदगी अच्छी। मेरी मौसी ने कहा कि जैसे तुम हो यह लड़की भी वैसी ही है, इसका बहुत ख्याल रखना, क्योंकि यह मेरी दोस्त की बेटी थी और मैंने भी उसको अपनी बेटी ही समझा है। ये समझो कि मेरी बेटी जैसी है। मेरी मौसी ने शादी के सारे काम देखे। मैंने कहा कि मुझे किसी किस्म के दहेज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लड़की की पसंद से शॉपिंग ज़रूर कीजिएगा, उसका कोई अरमान नहीं रहना चाहिए। उसको जो कुछ भी चाहिए उसे लेकर दीजिएगा, पैसे दे दूंगा। मेरी मौसी ने सब कुछ तय कर लिए और सारी शादी की तैयारी भी करवा दी। मैं एक ही दफ़ा उसके शहर गया और उसको ब्याह कर अपने साथ ले आया। वह लोग भी बहुत सादा और मासूम से लोग लगते थे, बहुत अंदरूनी मोहल्ले में गलियों में रहते थे। खैर, मुझे उनके घर से क्या दिक्कत है, मैंने तो उनके घर की लड़की लेकर आनी थी, लड़की देनी तो नहीं थी। लड़की का नाम सिमरन था, बहुत दुबली पतली सी लड़की थी। मुझे इस तरह की लड़कियां पसंद थी, पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन उसकी नौकरी छूट गई थी। उसके घर वालों ने मुझसे खास कर कहा कि यह नौकरी करना चाहती है, तो मैंने कहा कि जी क्यों नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन घर के मामलात और जिम्मेदारियां जो है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमारी बड़ी काबिल लड़की है, यह घर भी संभालती है, नौकरी भी करती है, सारा मोहल्ला इसका दीवाना है, सबका इसने दिल जीता है। सब कहते हैं कि सिमरन जैसी लड़की तो कहीं भी नहीं मिल सकती। मैंने उसे अपने घर ले आया, वह वाकई बहुत अच्छी थी, मुझे अच्छी लगी, मुझे उसका रवैया और संस्कार बहुत पसंद आया। उसने कोई ऐसी वैसी बात नहीं की, जो मैंने उसे कहा वह मानती। मैंने उसे उसका घर दिखा दिया, किचन दिखा दिया, वह खुश हो गई। हमारी अपनी पर्सनल ज़िंदगी भी ठीक थी, ना कोई फरमाइश, बस नॉर्मल सी अच्छी सी औरत मुझे मिल चुकी थी और मैं बड़ा खुश था। खाना भी बहुत अच्छा बनाती थी। उसने कहा कि मुझे नौकरी के लिए आवेदन करना है, तो मैंने कहा कि इतनी भी क्या जल्दी है, हमारी शादी हुई है, 1-2 महीने आराम कर लो, उसके बाद आराम से कोई नौकरी तलाश कर लेना, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन उसने कहा कि उसे बहुत जल्दी है, उसे घर बैठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
अभी कोशिश करूँगी तो कुछ बनेगा, अभी से कोशिश करूँगी तो फिर कहीं जाकर नौकरी मिलेगी। लेकिन वह जहाँ से आई थी वह छोटा शहर था, वहाँ पर उसे नौकरी आसानी से मिल गई थी। लेकिन मुंबई जैसे शहर में नौकरी मिलना इतना भी आसान नहीं था। वह कंप्यूटर के अलावा उसकी फील्ड भी कोई और थी और यहाँ पर तो नौकरी इतनी जल्दी नहीं मिलती थी। मैंने उसको यह समझाया। वह पहले तो बहुत परेशान रहने लगी, लेकिन अभी हमारी शादी को 8 दिन हुए थे कि मेरी पत्नी मेरे सामने बैठकर खाना नहीं खाने लगी थी। उसने सारा खाना एक प्लेट में डाल दिया और कहने लगी कि मैं खाना अपने कमरे में जाकर खाऊंगी। मैंने उससे कहा कि इस बात की क्या ज़रूरत है? क्या तुम मुझसे शर्मा रही हो? अभी 7 दिन तक तो तुम मुझसे शर्म नहीं आ रही थी, तो अभी क्या हो गया? तो कहने लगी, मुझे हाथ से खाना खाना है और आपके सामने मुझे शर्म आती है। मैं चम्मच से खाना नहीं खा सकती। मुझे चावल बहुत पसंद है, मैं चावलों को हाथ से ही खाती हूँ। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम हाथ से खा लो। तो कहने लगी, नहीं, मुझे आपके सामने नहीं खाना। वह कमरे में चली गई। मैं उसकी इस मासूम हरकत पर हंस दिया और टेबल पर बैठकर खाना खाने लगा। लेकिन जब कमरे में आया तो वह कमरे में नहीं थी, किचन से वापस आ रही थी। उसने कहा कि मैंने खाना खा लिया, मैं तो बर्तन रखने गई थी। मैंने कहा कि तुमने इतनी जल्दी खा लिया, तुम्हें इतनी ज़्यादा भूख लगी थी। खैर, हंसी मजाक में बात गुजर गई। शुरू में पति पत्नी को एक दूसरे की हरकतें अच्छी लगती है। जैसे पत्नी कहती है कि मैं रात को हाथ पैर चलाती हूँ तो पति हंसता है, क्या तेरा कोई बात नहीं? मुझसे कहती है कि मैं ज़्यादा खाना खाती हूँ तो पति इस बात पर भी हंसता है। पति कहता है कि मुझे खर्राटे मारने की आदत है तो पत्नी को यह बात बुरी नहीं लगती। जब वह कहता है कि मैं सिर्फ कुछ खास चीज़ें ही खाता हूँ, बाकी पसंद नहीं, तो वह कहती है कि हाँ, मैं बना दूँगी। पर धीरे धीरे पति पत्नी को एक दूसरे की यही आदतें बुरी लगने लगती है। पर मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा कि मुझे सिमरन की वह हरकतें बुरी लगना शुरू हो जाएगी, जिन पर अभी तो मैं हंस रहा था। वह बहुत दुबली पतली थी। अगर वह ज़्यादा खाना खाती तो क्या हो जाता? कुछ लोग होते हैं जो वैसे तो दुबले नज़र आते हैं लेकिन खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं। शायद यह भी ऐसी ही थी। वैसे मुझे पतली औरत ही पसंद थी, मुझे मोटी औरतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कुछ मर्द होते हैं जिनको मोटी औरतें पसंद नहीं होती। जिनको मोटी औरतें पसंद होती है वह अजीब तरह के मर्द होते हैं। अगले दिन उसने मेरे घर का एक कमरा साफ करना शुरू कर दिया, जो कि मेरी माँ का कमरा था, जहाँ वह बैठकर पूजा किया करती थी। मैंने कहा कि हम 2 ही लोग हैं इस घर में, इस कमरे को साफ करने की क्या ज़रूरत थी? तो कहने लगी, मुझे गंदगी नहीं पसंद, चाहे किसी को आना है या नहीं आना हो, सारा घर साफ सुथरा होना चाहिए और मुझे ऐसा ही पसंद है। मैंने कहा कि ठीक है, तुम्हारा घर है, जो मर्जी करना है करो। लेकिन मुझे मेरी पत्नी की हरकतें अचानक से बहुत अजीब लगने लगी और वह मेरे साथ बैठकर खाना नहीं खाती थी और इतना ज़्यादा खाना खाती थी जितना मैंने उसे 1 हफ्ते तक तो खाते हुए नहीं देखा था। अचानक उसकी भूख बढ़ गई थी। मैं उसका खाना पूरा नहीं खा पा रहा था। मेरी आदत थी कि मैं एक दिन खाना पका लेता, क्योंकि अकेला रहता था, बार बार खाना पकाने का वक्त नहीं निकाल सकता था। एक ही दफ़ा पूरे हफ्ते का खाना बना लेता था और 3-4 दिन तो गुजारा हो जाता था। मैंने उसे भी यही कहा कि मुझे आदत है इस तरह खाना खाने की, तुम खाना एक दिन बना लिया करो और 2-3 दिन का खाना फ्रिज में रख लिया करो, तुम्हारा भी टाइम बचेगा और मुझे भी कोई टेंशन नहीं होगी। मैं उन मर्दों में से नहीं था जो कहते कि गर्मा गर्म फ्रेश खाना बनाकर हमारे सामने रखा जाए। घर में जो बना होता है खा लेता था और 2-3 दिन पुराना खाना खाने से मुझे कोई मसला नहीं होता। मैं अकेला रहता था, मुझे ऐसी कोई आदत नहीं थी कि किसी ने मेरे नखरे उठाए हो।
और मुझे बड़े मज़े मज़े के खाने बनाते हो। मेरी पत्नी खाना अच्छा बना देती, लेकिन मैं अपनी रूटीन क्यों बदलता, क्योंकि मेरी रूटीन ठीक ठाक थी, इसमें कुछ बुरा नहीं था। लेकिन वह एक दिन बहुत सारा खाना बनाती और शाम को मैं पूछता कि खाना कहाँ है, तो कहती कि वह तो ख़त्म हो गया। मैं पूछता कि कहाँ गया है, तो कहती थी मैंने खा लिया है। लेकिन वह बहुत थकी हुई रहती थी और ज़्यादा पतली होती जा रही थी। मैं तो उस पर हैरान था कि इतना खाना जा कहाँ रहा था। दिन ब दिन मेरा राशन का बिल भी इतना बढ़ गया कि जैसे मैं पूरा खानदान चला रहा हूँ, जबकि हम लोग घर में सिर्फ 2 ही लोग थे। एक दिन मैं घर आया तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। मेरी पत्नी चूल्हे पर 2 बड़े बड़े डेगचे चढ़ा रखे थे। यह बर्तन भी शायद मेरी माँ के ज़माने के थे, जो उसे स्टोर से मिले थे। एक में शायद वह सालन पका रही थी और दूसरे में चावल। मैंने कहा कि क्या घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, जबकि मेरा तो इस शहर में कोई नहीं था और उसके घर वाले भी बहुत दूर रहते थे। उसने कहा कि नहीं, मैं तो अपने लिए खाना पका रही हूँ। मैंने कहा कि भगवान को मानो, इतना सारा खाना तुम हम दोनों के लिए बना रही हो। इतना सारा खाना तो हम 1 महीने में खाते हैं। तो कहने लगी कि आपने ही तो कहा था कि खाना एक टाइम बना लिया करो, तो मैं पूरे हफ्ते का खाना बना रही हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर भी खाना ज़्यादा है। चलो ठीक है। उसने कहा कि नहीं, खाना ज़्यादा नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि इससे छोटा बर्तन नहीं था मेरे पास। इस हफ्ते का ही खाना है। उसने खाना बना दिया, रात का खाना भी खाया। लेकिन अगले दिन जब मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था तो कहने लगी कि खाने पकाने के पैसे तो दे जाइए, पकाने के लिए कुछ भी नहीं पड़ा। मैं उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। अब मैं अपनी पत्नी को बहुत ध्यान से देख रहा था। उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सामने बिठा लिया। मैंने कहा क्या बात है, मैं आपसे पैसे मांग रही हूँ और आपको कोई बात याद आ रही है। अब मैंने उसकी आंखों में 2 पल देखा और मैंने कहा कल तुमने इतने बड़े बर्तनों में भरकर खाना पकाया था, चावल भी सालन भी, अब तुम्हें सब्जी के पैसे चाहिए। तो कहने लगी वो खाना तो खत्म हो गया है। मैं हैरान होकर देखा और कहा किस तरह की बातें कर रही हो, आज तो मेरा दिमाग घूम गया। मैंने उससे कहा तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। मैं किचन में चला गया और जाकर फ्रिज खोला तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। फ्रिज में सब्जियां के अलावा कुछ भी नहीं था। ऊपर वाले ने भी खाना नहीं था। मैंने कहा खाना क्या मोहल्ले में बांट दिया है? तो कहने लगी नहीं, वो तो खा लिया है। मैं अपनी पत्नी की शक्ल देखकर तो पल को साकित हो गया और वो मुझसे नज़रें चुराने लगी। मैंने कहा तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? उसने कहा अगर आपको आज खाना है तो मुझे पकाने के लिए सामान के पैसे देकर जाएं, नहीं तो आपको दोपहर का खाना नहीं मिलेगा और मुझे भी बहुत भूख लगी है। मैं गुस्से में अपनी पत्नी की हथेली पर पैसे रखे और कहा हाँ ये लो, खाना मत बना देना, और वहाँ से चला गया। यह सोचता रहा कि यह हो क्या रहा है, लेकिन इस बात के बारे में सोचने के अलावा भी मेरे पास और बहुत से काम थे, इसलिए मैं इसे भूल गया। मैंने एक बार एक वीडियो देखी थी कि एक आदमी बैठा पूरी देग खा रहा था और उसने वहाँ की मूवी देखकर खाना खा लिया था, जबकि विज्ञान के मुताबिक इंसानी पेट में 2 किलो से ज़्यादा खाना नहीं आ सकता और वह आदमी 20 किलो की देग खा गया था। तो फिर उसने इतना सारा खाना कैसे खा लिया? कुछ लोग कहते हैं कि इसके साथ कुछ आत्माएं खाना खा रही है और उसने सरकार से प्रार्थना की थी कि मेरा पेट नहीं भरता, आप मेरे लिए कुछ करें। लोग
कहते हैं कि इसके साथ हवाएं चीज़ें खाना खाती है, इसको पता नहीं चलता, इसका पेट में नहीं जाता, वह लोग इसके शरीर से खाने को चूस लेती है। पता नहीं फिर वह आदमी कहाँ गया, लेकिन यह तो सच है कि वह भी इस दुनिया में रहता था। क्या मेरी पत्नी भी तो ऐसी ही नहीं थी कि उसे पता ही नहीं था, तो उसके साथ आत्माएं खाना खा रही थी, उसका पेट ही नहीं भरता था। यह सोचकर तो मैं डर ही गया। घर आया तो पत्नी का मूड थोड़ा खराब था। वह मेरे साथ बैठकर खाना तो पहले भी नहीं खाती थी, अब तो मुझे बुला भी नहीं रही थी। मैं उसके कमरे में जाकर उसका दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो पता चला कि दरवाज़ा बंद था। मैंने अपनी पत्नी से कहा, दरवाजे को लॉक तुमने लगाया है? तो कहने लगी, हाँ मैंने लगाया है। मैंने कहा, अंदर जाकर क्या करना है? वहाँ तो वैसे भी कुछ नहीं है, तो फिर लॉक लगाने की क्या ज़रूरत है? तो उसने कहा, दरवाज़ा बंद नहीं होता है, वहाँ का गली का दरवाज़ा भी खुला हुआ है, वह भी ठीक से बंद नहीं होता, इसलिए मैंने लॉक लगाया है। मच्छर आते हैं, कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। मेरी पत्नी ने तो अचानक से ही मुझ पर गुस्सा करना शुरू कर दिया था, लेकिन वह मुझे लाजवाब भी कर देती थी। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो। उस कमरे में एक और दरवाज़ा था जो पीछे गली में भी खुलता था। वह ठीक कह रही थी, वह दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं होता था, इसलिए इस दरवाजे को बंद करके रखना चाहिए था। कहीं वहाँ से कोई अंदर आ जाता तो फिर मेरी पत्नी अकेली रहती थी। मुझे भी वक्त नहीं मिल रहा था कि उसे दरवाजे को ठीक करवाऊँ या फिर हमेशा के लिए ही बंद करवा दूँ। मेरी पत्नी इतना खाना खा रही थी जितना एक पूरा खानदान खाता है। मुझसे तो मेरी पत्नी का खाना पूरा नहीं हो पा रहा था। किराने की दुकान पर बिल बढ़ता जा रहा था। वह कहता था कि आपकी पत्नी रोज़ इतने चावल ले जाती है, दालें, चिकन भी। आपके घर में मेहमान आए हुए हैं। मैं भी उसके पास बिल चुकाने जाता तो वह मुझे अगले दिन की सूची पकड़ा देता। आज तो मैंने सोच लिया कि अपनी पत्नी से बात करूंगा कि यह कर क्या रही हो, इतना खाना कैसे खा लेती हो। वह कहते हैं ना कि अगर कोई पति पत्नी का खाना गिनता है तो यह बड़ी ही बुरी हरकत होती है। कभी खाना गिनना बहुत बुरी बात है कि तुम इतनी रोटियां खा जाती हो, तुम इतना खाना खा जाती हो। अगर इंसान अपने घर में रहकर भरपेट खाना भी न खा पाएगा, और जाहिर सी बात है गुस्सा तो आएगा, बुरा लगेगा। वह सोचेगा कि देखो, मैं अपने माँ बाप के घर में थी तो कोई मुझे ऐसी बात नहीं करता था, और मेरी पति मेरी रोटियां गिन रहा है। लेकिन अब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका था। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मुझे लगता था कि बस हम लोग 2 लोग हैं तो हमारा ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। अभी तो हमारे बच्चे का भी कोई मकान नहीं था। मैं सोचा था कि मेरी पत्नी आएगी तो दिन भर रोमांस करेंगे, लेकिन उसे तो खाना बनाने और खाने से फुर्सत ही नहीं थी। पूरा दिन इसी तरह गुजर जाता था। जो पैसा मैंने हनीमून पर जाने के लिए रखा था वह भी किराने वाले की जेब में चला गया था। जिंदगी से खुशियों चुरानी पड़ती है। खुशियाँ आपको कोई प्लेट में सजाकर नहीं देता, पर लगता है मेरी पत्नी की सारी खुशियाँ खाना खाने में ही थी। तभी उसे किसी और बात की कोई फिक्र ही नहीं थी। और अजीब बात यह थी कि जितना वह बातें करती और गाना गाती, उतनी ही मेरी भूख मर गई। मुझे तो भूख ही नहीं लगती थी। खाना बनाकर मोहल्ले में बांट रही थी।
ऐसा नहीं हो सकता था। ऐसा होता तो मुझे फ़ौरन पता चल जाता। यह मेरा अपना मोहल्ला था, यहीं पर पैदा हुआ था, अपनी माँ के साथ यहीं रहता था। कहीं ना कहीं से बात मुझ तक पहुँच जाती। और ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? अगर उसे कोई बिजनेस करना था तो वह उसे बता देती, तो क्या मैं उसे रोक देता? सोच लिया था कि जरा तरीके से ही सही, लेकिन आज बात ज़रूर करूँगा, क्योंकि अपनी पत्नी से अपना मसला शेयर नहीं करूँगा तो किससे करूँगा। लेकिन घर आया तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। मेरी पत्नी बेहोश हो चुकी थी, ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। फ़ौरन उसे उठाया और अस्पताल ले गया। अस्पताल वालों ने चेक किया, 2-3 टेस्ट किए। फिर डॉक्टर ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, आप अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रखते? मैंने कहा, क्यों, क्या हो गया? आपकी पत्नी को खुराक की कमी है। पता नहीं उसने कब से खाना नहीं खाया। उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया था, तभी ये बेहोश हो गई। मैं तो हैरान था कि पत्नी के खाने तो पूरे करते करते मैं मारा मारा फिर रहा हूँ और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इसको खुराक की कमी है। डॉक्टर ने कहा कि आपकी नई नई शादी हुई और ज़रूरत अपनी पत्नी पर कोई दबाव डाल रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह वह बेचारी खाना छोड़कर बैठी है। अब इसको और टेंशन मत दीजिए। इस तरह से बेहोश हो जाना कोई अच्छी बात नहीं होती है। मैं अपनी पत्नी से पूछ भी नहीं सकता था, लेकिन अब मेरा माथा खटक गया था। मुझे समझ आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं अपनी पत्नी को घर ले आया। डॉक्टर ने उसे नींद की दवा दी थी। वो चुपचाप सो रही थी और मैं सोच रहा था कि जब से मेरी पत्नी मेरे घर में आई है, कुछ अजीब हो रहा है। पहली बात तो यह कि मेरी पत्नी को नौकरी नहीं मिली थी, तो वो पूरा दिन घर पे ही रहती थी। दूसरी बात यह कि वो बार बार खाना पकाती थी, बार बार किराने की दुकान से सामान लेकर आती थी और वो कह रही थी तो उसका कुछ पता नहीं लग रहा था। और सबसे अजीब बात यह है कि शादी के हफ्ते तक मेरी पत्नी मेरे साथ बैठकर ही खाना खाती रही। उसने मेरे साथ मजाक भी किया, उसे किसी बात से शर्म नहीं आई। लेकिन अचानक उसने यह कहना शुरू कर दिया कि मैं आपके सामने खाना नहीं खा सकती क्योंकि मुझे शर्म आती है। और फिर उसने घर का एक ऐसा कमरा साफ किया जिसका उससे कोई ताल्लुक ही नहीं था। उस कमरे को लॉक लगा था, मैं वहाँ नहीं जा सकता था। लेकिन उस कमरे का एक दरवाज़ा बाहर गली में खुलता था और वो दरवाज़ा भी टूटा हुआ था। मैं लाइट लेकर उस दरवाजे के करीब चला गया तो वहाँ का मंजर देखकर मैं हैरान और परेशान रह गया, क्योंकि उस दरवाजे के बाहर काफ़ी मिट्टी पड़ी थी और उस मिट्टी पर कदमों के निशान थे, वो भी अलग अलग लोगों के, और ये निशान बहुत ताज़ा लग रहे थे। इस कमरे के अंदर या तो कोई जाता था और फिर आता था। मैंने सोचा कि अपनी पत्नी पर नज़र रखूँगा। सोचा था कि 2-3 दिन तक मेरी पत्नी आराम करेगी, क्योंकि वाकई उसकी पत्नी हालत बहुत बुरी थी। लेकिन वो अगले दिन से ही अपने काम पर लग गई। मैंने किराने वाले का नंबर ले लिया और उससे पूछा कि आज मेरी पत्नी कितना सामान लेकर गई है। तो उसने बताया कि वो सारा सामान लेकर गई है और जो चीज़ वो किराने की दुकान से लेकर जा रही थी वो मुझे घर में कहीं मिल ही नहीं रही थी। मेरी माँ भी अपने आखिरी वक्त में इसी कमरे में कैद हो जाया करती थी। पता नहीं उस कमरे का क्या राज है। मैंने जानने की कोशिश न की और मेरी माँ इस दुनिया से चली गई और मेरी पत्नी यहाँ जा रही थी और अब उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। मैं तो परेशान हो गया था कि कोई बात ज़रूर है। मैंने अपनी पत्नी का पीछा किया। मैंने ऑफिस जाने का बहाना करके घर से निकलकर वापस घर में ही आकर छुप गया। वो समझी कि मैं
चला गया हूँ। उसने बड़े शौक से, प्यार से ढेर सारा खाना बनाया और इस खाने को एक बड़े से थाल में डालकर कमरे की तरफ चल पड़ी और खाने से भरा हुआ थाल कमरे के अंदर ले गई। और इसके बाद कमरे से कुछ अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ बिल्कुल भी इंसानी नहीं लग रही थी। थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी बाहर आई तो बहुत थकी हुई लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके बाद वहाँ से चली गई और अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि उसने यह सब कितनी आसानी से किया और अभी भी कर रही थी। वो मुझसे बहुत बड़ा कोई राज छुपा रही थी और कितनी खुश थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने उसी वक्त उस कमरे का दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर दाखिल हुआ। दरवाज़ा पुराना था कि एक ही बार से टूट गया। सामने का मंजर देखकर मैं हैरान और परेशान रह गया। इस कमरे के अंदर 12 आदमी मौजूद थे जो मुझे देखकर परेशान हो गए। वो शायद वहाँ से जा रहे थे, लेकिन अब रुक गए। मैंने उन्हें हैरान होकर देखा। उनकी उम्र 40-50 साल से ऊपरी थी और उन्होंने बहुत ही गंदे फटे पुराने कपड़े पहने थे, बल्कि कुछ ने तो मेरी जैकेट और मेरी चादरें भी ओढ़ रखी थी जो मैंने अपने लिए खरीदे थे और अभी तक इस्तेमाल भी नहीं की थी। इसमें से कुछ आदमियों के पैरों में मेरे जूते भी थे। दूर के इलाके की लड़की से शादी करे, फिर उसकी हरकतें आपको समझ नहीं आए, फिर वो आपसे कोई राज रखे और ख़ुद को एक कमरे में कैद कर ले, फिर आपको पता चले कि जिस कमरे में वो खुद को कैद करती है उस कमरे में उसके साथ 12 आदमी मौजूद थे, तो आप पर क्या गुजरेगी। मैं हैरान और परेशान सा खड़ा हुआ था। जब दरवाज़ा टूटा हुआ सुनकर मेरी पत्नी भी वहां आ गई। मैंने उसके बाजू पकड़ लिए और बहुत गुस्से से कहा, ये सब क्या है? कौन है ये लोग? क्या हो रहा है यहाँ पर? मेरी पत्नी रोने लगी। जब एक शख्स आगे बढ़ा और उसने मेरे हाथ से मेरी पत्नी का हाथ छुड़ाकर उसकी सिर पर हाथ रखा और कहा, रो मत बेटा, और मुझसे कहा, तुम खुशकिस्मत हो कि इतनी अच्छी इंसान की पति हो। इस पर गुस्सा हो रहे हो? मैंने कहा, कौन हो तुम लोग? मेरे घर में क्या कर रहे हो? तो फिर उन्होंने एक ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गया। मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि शादी से पहले मेरी एक नौकरी थी और मैं अपनी नौकरी से पैसे निकालकर फ़कीरों को खाना खिलाया करती थी। हमारे इलाके के फ़कीर और ऐसे लोग जिन्हें उनकी औलाद छोड़कर चली गई थी। लेकिन फिर मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी करा दी और वो भी किसी दूसरे शहर के आदमी से, यानी कि आपसे। मुझे नौकरी भी छोड़कर जाना पड़ा और उन लोगों को भी, पर मेरा उनके बिना दिल नहीं लगता था। मैं जानती थी कि मेरे अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो इनको खाना खिला सके। मैं रोज़ उनको खाना खिलाया करती थी। फिर इस घर में एक कमरा नज़र आया जिसका दरवाज़ा भी बाहर से खुलता था और मैंने उन लोगों को यहाँ बुला लिया। तो तब से ये लोग उसी कमरे में रह रहे हैं। थोड़ी देर के लिए कभी कभी यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन रात होते ही वापस आ जाते हैं और मैं उन्हें खाना खिला रही थी। जो खाना मैं आपके सामने पकाया करती थी वो उन्हीं लोगों के लिए था और कभी कभी खाना कम पड़ता था, इसीलिए मैं अपने हिस्से का खाना भी उनको खिला देती थी, क्योंकि अभी तक मेरी नौकरी भी नहीं लगी थी। उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उनका भी तो हक है। क्या कसूर है कि उनकी अपनी औलाद उन्हें छोड़कर चली गई? और अगर हम उन्हें खाना नहीं देंगे तो ये खाना कहाँ से खाएंगे? इनमें से बहुत से लोग बीमार हैं, अपने लिए कुछ कमा नहीं सकते। मेरी आपसे शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है
अगर मैं आपसे ये सारी बातें करती तो आप कभी भी इजाज़त नहीं देते, इसलिए आपसे छुपा कर ये सब कुछ कर रही थी, क्योंकि उन्हें एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ सकती थी। मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा थी, लेकिन मुझे किसी इम्तिहान में न डालिएगा। उनको यहाँ से जाने के लिए मत कहिएगा। मैं नौकरी करूँगी और आपके जो पैसे लगे हैं वो भी आपको वापस कर दूँगी। पहले तो मुझे खुद को संभालने में थोड़ा वक्त लगा, फिर मैंने अपनी पत्नी से कहा मेरे साथ कमरे में चलो। मैं उसे कमरे में ले आया, उसके आंसू साफ किए और कहा तुम तो वाकई बहुत नेक काम कर रही हो। किसी को खाना खिलाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब तुम्हारी हिम्मत से ज़्यादा है। तुम्हें ये साबित करने के लिए किसी दलील की ज़रूरत नहीं है। अभी तुम्हारे हाथ में नौकरी भी नहीं है और तुम मुझसे भी छुप कर ये सब कर रही थी, अपना खाना भी उन्हें खिला रही थी, तभी तो तुम्हारी तबीयत खराब रहने लगी। मैंने अपनी पत्नी को कहा मैं तुम्हें ये सब करने से नहीं रोक रहा, लेकिन तुम्हारा साथ दूंगा और इसके लिए हमें कुछ बहुत बड़ा सोचना होगा कि हम उन लोगों के लिए कुछ ऐसा बना सके कि ये लोग अपने लिए खुद कमाएं और खुद खाएं। मैंने अपनी पत्नी को कहा कि सबसे पहले वो अपनी सेहत का ख्याल रखे, अपने आप को ठीक करे। ये बड़ा शहर है, यहाँ पर रहने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है। उसके बाद वो अपने लिए अच्छी सी नौकरी तलाश करे, मैं उसकी मदद करूँगा और उसके बाद सोचेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हम लोगों ने थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके इस कमरे की दीवार हटाकर वहाँ पर एक किराए की दुकान और साइड पर उसके लिए एक छोटा सा कमरा भी बना दिया, जिसमें वे आराम से सो सकते थे। जगह कम थी, लेकिन वे लोग गुजारा करने को तैयार थे। दिन भर वे लोग दुकान में बैठ जाते और वहाँ पर दुकानदारी चलाकर चीज़ें बेचते। हमने बच्चों के लिए सामान ज़्यादा रखा था, इसलिए मोहल्ले के सारे बच्चे आकर उनसे चीज़ें लेते। शाम तक इतने पैसे बना लेते थे कि अपने लिए खाना पूरा कर सकते थे। धीरे धीरे उनकी दुकानदारी चलने लगी और फिर उन्होंने इस दुकान को पूरी तरह से एक दुकान में बदल दिया और मोहल्ले में एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया, जहां वे लोग रहते और दुकान चलाने के लिए हमारे घर के उस कमरे में आ जाते। अब इतने पैसे कमाने लगे थे कि उन्हें हमारी भी ज़रूरत नहीं थी। उनको अपने पैरों पर खड़ा देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी और मेरी पत्नी पर मुझे फ़ख्र था, क्योंकि वो एक अच्छी इंसान थी जो एक अच्छा काम कर रही थी। वो कोई गलत काम नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने इसका साथ दिया। अगर मेरी जगह कोई और होता तो वह वही करता, लेकिन जैसी मैंने पहले बताया कि मैं चीज़ों को समझने वाला आदमी था, वह एक औरत थी। उसके दिमाग में इतना आइडिया नहीं आया कि मैं इन लोगों के रोज़गार का कोई इंतज़ाम करूं। बस उन्हें रोटी खिलाती रही, लेकिन मैंने उसे मशवरा दिया और आज वे अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं और हमारे घर में भी उनकी तरफ से कोई इंटरफेयर नहीं है। हम अपने घर में खुश थे। मेरी पत्नी की सेहत भी पहले से अच्छी हो गई थी और वह बहुत कुछ बिजी हो गई थी। कोई बुरा काम तो नहीं कर रही थी जो मैं उसका साथ न देता। बहुत अच्छा काम कर रही थी और अगर मैं अच्छा आदमी था तो मैं उसका साथ ज़रूर देता, जो कि मैंने दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।